बेटे के अंतिम संस्कार में बूढ़ा पुलिस कुत्ता ताबूत पर टूट पड़ा। सबने उसे पागल समझा, लेकिन पिता ने कांपते हुए कहा, इसे खोलो। और अंदर मिली सीध ने एक माँ की मौत को उम्मीद में बदल दिया। हमेशा के लिए छोटे से सफ़ेद ताबूत के ऊपर जब बूढ़ा पुलिस कुत्ता पागलों की तरह भौंकने लगा तो कब्रिस्तान में खड़े हर आदमी के चेहरे से खून उतर गया। सुबह की धुंध लखनऊ के पुराने ईसाई कब्रिस्तान पर ऐसे झुकी हुई थी जैसे आसमान ने भी उस परिवार का दर्द देखने से इनकार कर दिया हो। गीली मिट्टी से उठती ठंडी गंध, फूलों की मुरझाई खुशबू और दबे हुए रोने की आवाज़ें मिलकर हवा को भारी बना रही थी। बीच में सफ़ेद फूलों से घिरे एक छोटे ताबूत के सामने इंस्पेक्टर विवान डिसूजा और उसकी पत्नी अंजलि खड़े थे। उस ताबूत में उनका बेटा होना चाहिए था, आरव, 6 साल का, इतना छोटा कि उसकी स्कूल यूनिफॉर्म अभी तक अलमारी में मोड़ी रखी थी, इतना छोटा कि उसकी दूध वाली बोतल रसोई के ऊपरी खाने में अब भी पड़ी थी, इतना छोटा कि मौत सब भी उसके नाम के साथ अपराध जैसा लगता था। अंजलि की उंगलियां विवान की बाह में धसी हुई थी। वह खड़ी तो थी लेकिन उसके घुटनों में जान नहीं थी। उसकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थी, फिर भी आंसू खत्म नहीं हो रहे थे। विवान सीधा खड़ा था जैसे पत्थर हो, पर उसके भीतर सब कुछ चकनाचूर हो चुका था। उसने लखनऊ की गलियों में अपराधियों का पीछा किया था, नकली दवाइयों के गिरोह पकड़े थे, बच्चों की तस्करी करने वालों पर छापे मारे थे। उसने बंदूकें देखी थी, खून देखा था, धमकियां सुनी थी, मगर अपने बच्चे का ताबूत देखने के लिए कोई भी पिता तैयार नहीं हो सकता। ताबूत से कुछ दूर वीर बैठा था, जर्मन शेफर्ड, पुलिस के 9 यूनिट का पुराना योद्धा। उसकी पीठ चौड़ी थी, कान अब भी सतर्क रहते थे, लेकिन थूथन के पास सफेदी उतर आई थी। 9 साल की सेवा में उसने गायब बच्चों की गंध पकड़ी थी, नशीले पदार्थों के गोदाम खोजे थे, छिपे हुए हथियारों तक पुलिस को पहुंचाया था। जवान पुलिस वाले उसके सामने आदर से खड़े होते थे, क्योंकि वीर ने कभी गलत निशान नहीं दिया था। आरव के लिए वह सिर्फ पुलिस कुत्ता नहीं था, वह उसका पहरेदार था। आरव उसके कान खींचता, उसकी पीठ पर खिलौना ट्रेन चलाता, उसके गले में राखी जैसी रंगीन डोरी बांध देता, और वीर सब सहता रहता। रात को वो आरव के कमरे के दरवाजे पर सोता, स्कूल बस आने तक गेट के पास बैठा रहता। जब आरव सीढ़ियाँ उतरता तो वीर उसके आगे आगे चलता, जैसे दुनिया की सारी चोटें पहले अपने शरीर पर लेना चाहता हो। लेकिन आरव की कथित मौत के बाद वीर बदल गया था। वह खाना छोड़ चुका था, न भौंकता था, न किसी को देखता था, बस दरवाजे के पास खड़ा रहता था, जैसे उसे किसी आवाज़ का इंतजार हो। अंजलि उसे देखती तो उसका सीना और फट जाता, क्योंकि उसे लगता था जानवर भी समझ गया है कि घर की रोशनी चली गई है। मगर उस सुबह कुछ बदल गया। पहले वीर ने धीमी कराह भरी, इतनी धीमी कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने सिर उठाया, उसके कान तन गए, उसकी नाक तेजी से हिलने लगी। वह हवा को सूंघ रहा था, मिट्टी को सूंघ रहा था, फूलों को सूंघ रहा था, जैसे धुंध के भीतर किसी छिपे हुए शख्स की नस पकड़ ली हो। अचानक वह खड़ा हुआ। एक तेज फाड़ देने वाली भौंक ने पूरे कब्रिस्तान का सन्नाटा तोड़ दिया। लोग मुड़ गए। वीर सीधे ताबूत पर टूट पड़ा। वह उसके पास बैठकर रोया नहीं, उसने फिर सिर नहीं झुकाया, उसने पंजों से सफेदी लकड़ी का नोचना शुरू कर दिया। उसकी भौंक में दुख नहीं था, आदेश था, चेतावनी थी। वह ऐसे गहरा रहा था जैसे उस ताबूत के भीतर मौत नहीं, कोई झूठ बंद कर दिया गया हो। इसे हटाओ, अंजलि की मौसी चीख पड़ी। अंतिम विदाई में ये अपशकुन क्यों कर रहा है? 2 आदमी आगे बढ़े। एक ने वीर की पट्टी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वीर ने ऐसी घबराहट की कि वह आदमी पीछे हट गया। उसका बूढ़ा शरीर अचानक जवान हो उठा था, आंखें चमक रही थी, पंजे लकड़ी पर पड़ रहे थे, ताबूत पर खरोच उभर आई। विवान की पीठ में ठंड उतर गई। वह शोक नहीं था, यह संकेत था। वह वीर को जानना
जानना था। वह जानता था कि वीर किसी शब्द पर इस तरह प्रतिक्रिया नहीं करता। वह जानना था कि शिक्षित कुत्ता डर, सदमा और गंध में फर्क कर सकता है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वीर उस ताबूत को ऐसे सूंघ रहा था जैसे आरव की गंध अधूरी हो। वह कुछ बता रहा था। विवान के मुंह से सूखी आवाज निकली। अंजलि ने टूटे हुए चेहरे से उसकी ओर देखा। क्या मतलब? विवान ने जवाब नहीं दिया। उसका गला बंद हो चुका था। आसपास खड़े रिश्तेदार फुसफुसाने लगे। पादरी ने अपनी प्रार्थना रोक दी। कब्र खोदने वाले मजदूर एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कहा कुत्ता पागल हो गया है, किसी ने कहा बच्चे की आत्मा बेचैन है। मगर विवान की आंखों में एक पुलिस वाले का भय लौट आया था। वह ताबूत के पास गया। वीर ने उसे देखा, फिर और जोर से भौंका, जैसे कह रहा हो देर मत करो। अंजलि ने विवान की कलाई पकड़ ली। नहीं विवान, भगवान के लिए नहीं, मैं अपने बच्चे को इस तरफ फिर नहीं देख सकती। विवान के होठ कांपे। उसने पत्नी की उंगलियां धीरे से हटाई। अगर वह अंदर है तो हम उसे सम्मान देंगे, अगर नहीं है तो हम उसे ढूंढेंगे। ये सुनते अंजलि की सांस अटक गई। तुम क्या कह रहे हो? विवान ने कब्रिस्तान के कर्मचारियों की ओर देखा। ताबूत खोलो। नहीं, अंजलि सीखी, नहीं, ये मत करो। लेकिन आदेश निकल चुका था। दो आदमी कांपते हाथों से आगे बढ़े। ताबूत की कीलें ढीली की गई। सफेद ढक्कन धीरे धीरे उठा। धुंध जैसे वही जम गई। कोई नहीं हिला, कोई नहीं बोला। अंजलि ने अंदर देखा और उसकी सीख ने कब्रिस्तान की मिट्टी तक हिला दी। ताबूत में आरव नहीं था। उसकी जगह कपड़े का एक पुतला रखा था। आरव की नीली स्वेटर, वही छोटी जीन्स, वही लाल मोजे का एक जोड़ा जैसे अस्पताल से लौटते समय बताया गया था। पुतले की लंबाई भी उतनी ही रखी गई थी। ऊपर से देखने पर दुख में डूबा परिवार कभी शक नहीं करता, लेकिन वह बच्चा नहीं था, वह धोखा था। अंजलि घुटनों के बल मिट्टी पर गिर गई। उसके हाथ ताबूत के किनारे पर कांप रहे थे। मेरा बेटा कहाँ है? वह टूटी हुई आवाज में बोलती रही। मेरा आरव कहाँ है? विवान पीछे हट गया, जैसे किसी ने उसके सीने में गोली मार दी हो। उसके कानों में सिर्फ वीर की भारी सांसों गूंज रही थी। उसका बेटा मरा नहीं था। उसका अंतिम संस्कार एक नाटक था और उस पूरे शोक में सच पहचानने वाला अकेला जीव वही था जिसे सबने सिर्फ एक बूढ़ा कुत्ता समझा था। कब्रिस्तान में सन्नाटा ऐसा फैल गया जैसे हवा भी डर गई हो। अंजलि मिट्टी पर बैठी रो रही थी। उसकी उंगलियां उस नकली पुतले को सूख कर कांप रही थी, जैसे हर कपड़ा उसने उसका बच्चा सीने की गवाही दे रहा हो। विवान की आंखों में अब आंसू नहीं थे। अब वहां सिर्फ पुलिस वाला बसा था। उसने तुरंत फोन निकाला। कब्रिस्तान बंद करो, कोई बाहर नहीं जाएगा। वीर अब भी ताबूत के पास खड़ा गर्रा रहा था। अचानक उसने हवा सूंघी, फिर मुड़कर कब्रिस्तान के पिछले हिस्से की ओर दौड़ पड़ा। वीर रुको! विवान उसके पीछे भागा। पुराने चर्च की टूटी दीवार के पास जाकर वीरू रुक गया। वहां मिट्टी पर ताजा टायर के निशान थे और उसी के पास एक छोटा सा खिलौना पड़ा था, आरव की खिलौना कार। अंजलि ने उसे देखते ही टूट गई। यह तो कल रात उसके बिस्तर पर थी। विवान का दिल बैठ गया। मतलब कोई घर के अंदर आया था, कोई ऐसा जिसे आरव पहचानता था। उसी रात पुलिस ने अस्पताल, एम्बुलेंस, मोर्चरी के रिकॉर्ड खंगाले। जिस हादसे में आरव की मौत बताई गई थी उसमें कई बातें मेल नहीं खा रही थी। डॉक्टर के हस्ताक्षर नकली थे, एम्बुलेंस का नंबर चोरी का निकला और सबसे खतरनाक बात, जिस आदमी ने सब सौंपा था उसका चेहरा किसी भी सीसीटीवी में साफ नहीं था। अंजलि हर घंटे कमजोर होती जा रही थी। वह आरव का कमरा छोड़ती ही नहीं थी। उसकी छोटी चंपलें सीने से लगाकर बैठी रहती। उधर वीर ने खाना पूरी तरह छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब थकान नहीं थी। वह खोज रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि उसका छोटा दोस्त कहीं जिंदा है। तीसरे दिन रात को अचानक वीर जोर से भौंका। वह सीधे विवान के पुराने स्टोर रूम की तरफ भागा। वहां वर्षों पुराने केसों की फाइलें रखी थी। वीर एक खास अलमारी के सामने खड़ा होकर गुर्राने लगा।
विवान ने अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी फाइल थी। ऑपरेशन साया, 5 साल पुराना केस, बच्चों की तस्करी करने वाला गिरोह। विवान ने उस गैंग का भंडाफोड़ किया था। कई अपराधी पकड़े गए थे, लेकिन उनका सरगना कभी नहीं मिला। फाइल के अंदर एक फोटो गिरा और फोटो देखते ही विवान का खून जम गया। उस आदमी के हाथ पर सांप का टैटू था, ठीक वैसा ही टैटू उसने उस नकली एम्बुलेंस वाले आदमी की धुंधली सीसीटीवी में देखा था। किसी ने बदला लिया था और निशाना उसका बेटा बना दिया। उस रात पहली बार विवान टूटकर रोया। उसने वीर का सिर पकड़कर लिया। अगर वह जिंदा है तो मुझे उसके पास ले चल। वीर धीमे से उसका हाथ साटा। अगली सुबह वीर ने फिर गन पकड़ ली। वह शहर से बाहर पुराने औद्योगिक इलाके की ओर भागा। टूटी फैक्ट्री, जंग लगे गेट और वीर की बेचैन सांसें। अंदर अंधेरा था। फिर एक बहुत हल्की आवाज आई, मम्मा। अंजलि का दिल रुक गया। आरव। विवान दौड़ा। लोहे के एक कमरे के भीतर रस्सियों में से बंधा डरा हुआ कमजोर आरव बैठा था, जिंदा। अंजलि सीखती हुई उसे सीने से चिपका कर रोने लगी। आरव काँप रहा था। मम्मा, मुझे घर जाना है। उस पल वहाँ मौजूद हर पुलिस वाले की आंखें भर आई, लेकिन तभी पीछे से गोली चली। विवान ने अंजलि और आरव को धक्का देकर बचाया। अपराधी भागने लगे और उसी क्षण बूढ़ा वीर बिजली की तरह उन पर टूट पड़ा। एक आदमी को उसने जमीन पर गिरा दिया, दूसरे का हाथ पकड़ लिया, तीसरा बंदूक उठाने ही वाला था कि वीर उसके सामने खड़ा हो गया, गुर्राता हुआ, निडर, जैसे उम्र ने उसके शरीर को बूढ़ा किया हो, दिल को नहीं। लेकिन फिर थाए गोली चली। वीर वही गिर पड़ा। वीर! आरव चीख पड़ा, उठा। अपराधी पकड़े गए, पुलिस पहुंच गई। सब खत्म हो चुका था, मगर वीर की सांसें धीमी पड़ रही थी। आरव उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, छोटे हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया। उठो ना, हम घर चलेंगे। वीर ने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी नजर आखिरी बार आरव पर ठहरी। पूंछ हल्की सी हिली और फिर वह शांत हो गया। उस दिन कब्रिस्तान में जो अंतिम संस्कार हुआ वह आरव का नहीं, वह एक बूढ़े पुलिस कुत्ते का था, जिसने इंसानों से ज्यादा इंसानियत निभाई। लखनऊ पुलिस की पूरी के 9 यूनिट सलामी देने खड़ी थी। बड़े बड़े अफसरों की आंखें नम थी, मगर सबसे ज्यादा रो रहा था एक 6 साल का बच्चा, जो अपने सबसे सच्चे दोस्त को विदा कर रहा था। वीर की कब्र पर आरव ने अपनी छोटी खिलौना कार रखी और फुट फुट कर बोला, सब कहते थे तुम सिर्फ कुत्ते हो, लेकिन तुमने तो मुझे दूसरी बार जन्म दिया। धुंध भरी उस सुबह पहली बार अंजलि ने आसमान की तरफ देखकर रोते हुए धन्यवाद कहा, क्योंकि एक माँ जिसने अपने बेटे को खो दिया था, उसे वापस लाने वाला इंसान नहीं, एक वफादार बूढ़ा कुत्ता था। सच्ची वफादारी कभी शब्दों से नहीं, मुश्किल समय में निभाए गए साथ से पहचानी जाती है। उस दिन सबने एक बात समझ ली, कभी कभी भगवान इंसानों की रक्षा करने के लिए फरिश्ते नहीं, वफादार साथी भेजते हैं। अगर वीर की वफादारी ने आपकी आंखें नम कर दी तो इस कहानी को लाइक करें और ऐसे दिल छू लेने वाली किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।